10 नवंबर 2025 शाम के ठीक 6:52 दिल्ली में लाल किले के सामने खड़ी एक i-20 कार में अचानक जोरदार धमाका होता है। एक पल में सब कुछ उड़ जाता है। धुआं, आग, चिल्लाहटे और सड़क पर वो मंजर जिसे देखकर इंसान का खून भी जम जाए। 100 मीटर तक लाशें, लोगों के फटे हुए कपड़े, खून की धारें और जगह गए मांस के टुकड़े। जिसने भी वो दृश्य अपनी आंखों से देखा शायद पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। सड़क पर पड़े निशान तो एक दिन मिट जाएंगे, लेकिन जो निशान लोगों के दिल और दिमाग में पड़े हैं वो कभी नहीं मिटेंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ। कुछ महीनों पहले पहलगाम में भी बेगुनाह लोगों को इसी तरह मार दिया गया था। कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी बाजार में हिंसा का यही खेल चलता आ रहा है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब सरकारी एजेंसियों की जांच खत्म होती है और जैसे ही नाम के आगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिखा जाता है, अचानक स्क्रीन पर एक ही लाइन की बाढ़ आ जाती है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। टेररिज्म हैज नो रिलीजन। न्यूज डिबेट्स में, इंस्टा रील्स में, ट्विटर पर, हर जगह अचानक वही एक डायलॉग, जैसे किसी ने एक बटन दबाया और पूरी भीड़ एक ही स्क्रिप्ट बोलने लगी। लेकिन सवाल यह है, ये लोग ऐसा बोल कैसे लेते हैं? आखिर किस दुनिया में रहते हैं ये? क्योंकि सच तो ये है, आतंकी पैदा ही धर्म और कम्युनिटी की कहानियों से होता है। उसे सिखाया जाता है और जिसकी कोई धार्मिक पहचान नहीं होती, जिसका कोई धर्म नहीं होता, वो तो नास्तिक होता है। और भाई, क्या आपने कभी किसी नास्तिक को खुद को बम से उड़ाते देखा है? कभी किसी एथिस्ट को जन्नत या मुक्ति के बदले लोगों को काटते देखा है? नहीं, क्योंकि समस्या इंसान नहीं, समस्या है वो पवित्र कहानियां जिनमें हिंसा को इनाम बनाया गया है। और यहीं से हमारी किताब शुरू होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं द सुइसाइड ऑफ रीजन ली हैरिस की। ये किताब कहती है कि आधुनिक, तर्कशील, समझदार समाज जो लॉजिक और ह्यूमैनिटी पर चलते हैं, वो उन लोगों को समझ ही नहीं पाते जो अंधविश्वास, पवित्र युद्ध और दैवी आदेश पर चलते हैं। हैरिस कहता है, जब सभ्य समाज हर धर्म को अच्छा मानकर, हर विश्वास को सम्मान देकर जीते हैं, तो वही समाज धीरे धीरे खुद को खतरे में डाल देता है। और सबसे खतरनाक बात, कट्टरपंथियों को रोकने के लिए सिर्फ तर्क काफी नहीं, क्योंकि वो लोग तर्क पर नहीं, धर्म, बदला और पवित्र कर्तव्य पर चलते हैं। और अब हम इसी दुनिया में उतरेंगे जहां रीजन लड़ रहा है फेथ से और सभ्यता लड़ रही है कट्टरता से। चैप्टर 1, व्हेन फेथ टर्न्स फेरोशियस। कई बार इंसान को लगता है कि धर्म बस पूजा, नमाज, प्रार्थना, मंदिर, मस्जिद में शांति ढूंढने का तरीका है। लेकिन कुछ जगहों पर धर्म कभी कभी एक ऐसी आग बन जाता है जो इंसान के भीतर भरोसा नहीं, बल्कि घमंड, बदला और पवित्र क्रोध भर देती है। ये वही मोड़ है जहां आस्था धीरे धीरे खतरनाक रूप ले लेती है। इतना खतरनाक कि एक आदमी अपनी जान तो दे ही दे, साथ में दर्जनों जिंदगियां भी ले जाए, और फिर भी उसे लगता रहे कि उसने कुछ महान किया है। दुनिया ने ये चेहरा कई बार देखा है। 2001 में न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतें किसी तर्क की वजह से नहीं गिरी थी। उन विमानों को उड़ाने वाले लोगों को यह सिखाया गया था कि उनकी मौत कोई अंत नहीं, बल्कि एक इनाम की शुरुआत है। वो लोग किताबें नहीं पढ़ते थे, वो बस वही कहानियां मानते थे जिनमें आसमान से आया आदेश किसी भी इंसानी बात से बड़ा होता है। उन्हें यह भरोसा दिलाया गया कि उनके ऊपर कोई पवित्र कर्तव्य है, और वो कर्तव्य पूरा करने के लिए बाकी दुनिया मिट भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वो बिंदु है जहां हैरिस कहता है, कुछ समाज रीजन पर चलते हैं और कुछ सेक्रेड रेज पर। और अगर आपको लगता है कि पवित्रता का ये जहर सिर्फ किसी एक धर्म या किसी एक देश में होता है, तो श्रीलंका की धरती ने भी इसका स्वाद चखा है। एलटीटी के लड़ाके धार्मिक नहीं थे, लेकिन उनका जुनून धार्मिक कट्टरता से कम भी नहीं था। वे आत्मघाती हमलावरों को देवी का रूप देकर भेजते थे। उन्हें सिखाया जाता था कि मौत कोई हार नहीं, ये एक बलिदान है। यहां धर्म नहीं था, पर मानसिकता वही थी। ब्लाइंड डिवोशन, बिना सवाल, बिना सोच। यही बात ली हैरिस समझाता है,
कट्टरता का असली ईंधन धर्म नहीं, बल्कि वो मानसिकता है जो तर्क को दुश्मन मान ले। भारत में भी ये मानसिकता अलग रूपों में दिखती है। कभी भीड़ किसी अफवाह पर किसी अजनबी को घेर लेती है और फिर अचानक भीड़ ये मान बैठती है कि वह किसी ईश्वरीय कर्तव्य का पालन कर रही है। ये वो समय होता है जब व्यक्ति इंसान नहीं रहता, वो भीड़ का हाथ बन जाता है और भीड़ को लगता है कि उनके अंदर कोई शक्ति बोल रही है। कुछ साल पहले दिल्ली के एक इलाके में एक युवक पर झूठा शक हुआ और भीड़ ने ये सोचकर हमला किया कि ऊपर वाला यही चाहता है। सोचिए, एक अफवाह, एक झूठी कहानी और एक भीड़, और सारी तर्क शक्ति खत्म। यही वो बिंदु है जहां धर्म अपना सबसे खतरनाक रूप लेता है। जब वो इंसान को कहता है कि सोचो मत, बस मानो, और मानने वाले लोग कॉम्प्रोमाइज को कमजोरी समझने लगते हैं। आधुनिक दुनिया उन्हें समझाने की कोशिश करती है। समझौता शांति लाता है, लेकिन फैनेटिक दुनिया कहती है समझौता धोखा है। आधुनिक दुनिया कानून पर चलती है, फैनेटिक दुनिया मिथक पर। आधुनिक दुनिया इंसान को पहले रखती है, फैनेटिक दुनिया विचार को। और फिर वो लड़के सामने आते हैं जिन्हें आईएसएस ने तैयार किया। उन्हें सिखाया जाता है कि एक बटन दबाकर खुद को उड़ाना कोई दुख नहीं, बल्कि एक पवित्र कदम है। उन्हें वादा किया जाता है कि उनकी आत्मा किसी ऐसे स्थान पर जाएगी जहां हर इच्छा पूरी होगी। ये सब सुनकर एक युवा लड़का तर्क नहीं खोजता, वो रोमांच खोजता है। उसे कहा जाता है मरकर जीतोगे, और वो बिना सवाल के मान लेता है। यही वो सेक्रेड रेज है जिससे पूरी सभ्यता डरती है। हैरिस कहता है कि आधुनिक समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो इन लोगों को अपनी तरह समझने लगता है। हम सोचते हैं कि हर इंसान बातचीत, तर्क, कानून और इंसानियत से चलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कुछ लोग इन चीजों को कमजोरी समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई समाज सबको आजादी दे रहा है तो वो समाज सॉफ्ट है, और सॉफ्ट समाजों को जीतना आसान है। और जब दुनिया का एक हिस्सा किताबें, विज्ञान, बहस और मानवाधिकार पढ़ रहा होता है, दूसरा हिस्सा ये सीख रहा होता है कि किसे काटना है, किसे खत्म करना है, और मौत के बाद क्या इनाम मिलेगा। यही रीजन और फेथ की जंग है। और जब फेथ क्रूर बन जाता है तो रीजन उसकी आवाज तक नहीं सुन पाता। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि फेथ फेरोशियस क्यों बनता है। असली सवाल यह है, जब दुनिया ऐसे लोगों से भरने लगे जिन्हें तर्क नहीं चाहिए, जिन्हें बस किसी पवित्र क्रोध में जीना है, तो फिर उन लोगों का क्या होता है जो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस सवाल का जवाब अगला चैप्टर खोलेगा। चैप्टर 2, द कंफर्ट ऑफ डिनायल। किसी भी बड़े धमाके, किसी भी सांप्रदायिक हमले, किसी भी कट्टर हिंसा के बाद एक अजीब सी खामोशी आती है। घायल लोगों की चीखें शांत पड़ जाती है, पुलिस की गाड़ियां हट जाती हैं, टीवी चैनलों के कैमरे बंद हो जाते हैं, और फिर अचानक एक नई आवाज उठती है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यही वो वाक्य है जो हर ओर गूंजता है, जैसे किसी ने सबको एक ही पन्ना पकड़ा दिया हो। यह वाक्य सुनने में अच्छा लगता है, इसे बोलने से आदमी सभ्य भी दिखता है, लेकिन हैरिस कहता है यही सबसे खतरनाक झूठ है, क्योंकि ये झूठ हमें सच्चाई से बचाता है, और बहुत से लोग इसी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। आपने कभी गौर किया है कि लोग सच्चाई से क्यों डरते हैं? क्योंकि सच्चाई जितनी गहरी होती है, उससे आंखें मिलाना उतना मुश्किल। दिल्ली के लाल किले वाले धमाके के बाद भी यही हुआ। जैसे ही जांच एजेंसियों ने कहा कि इसमें एक संगठित गुट शामिल है, तुरंत इंटेलेक्चुअल्स और सेल्फ डिक्लेयर्ड पीस कीपर्स मैदान में आ गए। किसी ने पोस्ट डाली कि यह हमला गरीबों की मजबूरी है, किसी ने कहा कि यह सब राजनीति है, और कुछ ने तो ये तक लिखा कि ऐसे आरोप एक समुदाय को बदनाम करने के लिए लगाए जाते हैं। यानी आंखों के सामने खून अभी सूख नहीं रहा था, लेकिन डेनायल का खेल शुरू हो गया था। और ये कोई नया खेल नहीं है। जब फ्रांस में चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हमला हुआ था, तब भी बहुत से लोगों ने यही कहा कि यह धर्म की वजह से नहीं, बल्कि भावनाओं की वजह से हुआ। जब पाकिस्तान में एक शिक्षक को ब्लास्फेमी के नाम पर भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया, तब भी कुछ लोग बोले भीड़ भावुक हो जाती है, इसमें धर्म का क्या दोष। यानी हर बार, हर जगह वही कहानी,
धर्म तो पवित्र है, गलती हमेशा इंसान की होती है। लेकिन सवाल यह है कि इंसान को इतना हिंसक बनने का प्रशिक्षण कौन देता है? कौन सी किताबें, कौन सी कहानियां, कौन सी परंपराएं उसके अंदर ये यकीन भरती है कि किसी को मारना पाप नहीं बल्कि पवित्र काम है? ली हैरिस कहता है कि मॉडर्न सोसाइटीज को यही समस्या है। वे अपने ही बनाए इल्यूजन में जीते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम बार बार कहेंगे धर्म निर्दोष है तो समाज शांत बना रहेगा। लेकिन ये सोच उसी मां की तरह है जो अपने बच्चे की गलतियों को छुपाती चली जाती है, क्योंकि उसे डर है कि सच सामने आया तो उसका घर टूट जाएगा। यही रीजन है कि एजुकेटेड लोग भी अनकंफर्टेबल ट्रूथ से बचते हैं, क्योंकि सच्चाई उनके सारे आदर्श, सारे प्रिंसिपल्स, सारे स्लोगन्स हिला देती है। भारत में भी ये डेनायल कई रूपों में दिखाई देता है। कोई कहता है ये सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट्स है, कोई कहता है ये राजनीतिक साजिश है, कोई कहता है ये सब तो दूसरे देशों में भी होता है। यानी हर किसी के पास अपना अपना बहाना है ताकि वह उस असल चेहरे को देखने से बच सके, वो चेहरा जहां फेथ रीजन को खा जाता है। ये डेनायल समाज को सेफ नहीं बनाता बल्कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को और ज्यादा ताकत देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कृत्यों को कोई पूछने वाला नहीं। सब लोग धर्म को बचाने में इतने व्यस्त है कि असली समस्या दिखती ही नहीं। लेकिन हैरिस का सबसे बड़ा वार यह है कि वो कहता है ये डेनायल सिर्फ डर से नहीं आता, ये एरोगेंस से भी आता है। मॉडर्न व्यक्ति को लगता है कि वो इतिहास से ज्यादा सभ्य है, वो सबको समझा सकता है, वह दुनिया को तर्क दे सकता है। लेकिन वो भूल जाता है कि फैनेटिक लोग तर्क नहीं सुनते। उनके लिए किसी होली कमांड की वैल्यू जीवन से भी ज्यादा है। जब आप ऐसे लोगों से बहस करते हैं तो वे आपको कमजोर समझते हैं। जब आप उनके हिंसक कार्यों को गलत इंटरप्रिटेशन कहकर डिफेंड करते हैं तो वे इसे अपने लिए ग्रीन सिग्नल समझते हैं, और इस तरह डेनायल एक बीमारी बन जाता है, धीरे धीरे फैलती हुई, सभ्यता को अंदर से खोखला करती हुई। ये बीमारी उतनी दिखती नहीं, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि इसका इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। अब असली डरावना सवाल यह है, अगर समाज सच से भागता रहेगा, अगर हर हिंसा को गलतफ हमी बोलकर टालता रहेगा, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब रीजन ही खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन रीजन किस तरह धीरे धीरे खुद को खत्म करता है और लोग कैसे अपनी ही समझदारी के जाल में फंस जाते हैं, इसका जवाब अगले चैप्टर में सामने आएगा। चैप्टर 3, द लॉजिक ऑफ अनरीजन। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया किसी अदृश्य धागे से बंधी हुई है। धागा जितना खींचता है, लोग उतने और अजीब फैसले लेते जाते हैं, और हैरानी की बात यह है कि ये फैसले उतने ही आत्मविश्वास से लिए जाते हैं जितने किसी डॉक्टर का ऑपरेशन। फर्क बस इतना है कि डॉक्टर तर्क पर चलता है और ये लोग उस जगह चल पड़ते हैं जहां तर्क की मौत हो चुकी होती है। अनरीजन की यही तो असली चाल है। ये इंसान को ऐसा यकीन दे देता है कि उसे लगता है कि उसकी सोच ही अंतिम सच है, चाहे दुनिया उल्टी ही क्यों न पड़ जाए। दिल्ली में आपने वो केस सुना होगा जहां एक लड़का रात को घर लौट रहा था। रास्ते में किसी ने सोशल मीडिया पर चले एक अफवाह को सच मानकर उसे घेर लिया। किसी ने सोचा भी नहीं कि अफवाह किसने फैलाई, क्यों फैलाई, क्या ये सच भी है या नहीं। भीड़ उसी जोश में उतर गई मानो किसी पवित्र मिशन पर निकली हो। ये वही लॉजिक ऑफ अनरीजन है, जहां दिमाग बंद होते ही इंसान खुद को किसी महान कार्य का सैनिक समझने लगता है और असलियत में क्या करता है, उसी मासूम को मार देता है जिसकी रक्षा का दावा अभी 5 मिनट पहले कर रहा था। एक और घटना याद आती है। फ्रांस में जब एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में आजादी अभियान पर चर्चा की तो बाहर कुछ लोग इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसे सड़कों पर ही खत्म कर दिया। किसी ने ये नहीं पूछा कि चर्चा किस संदर्भ में थी। क्या इसका मकसद छात्रों को सोचने पर मजबूर करना था? क्या यह शिक्षा का हिस्सा था? नहीं। अनरीजन ने बस कानों में इतना फूंक दिया कि ये तेरी आस्था के खिलाफ है, और बस तर्क वही खत्म, हिंसा शुरू। और सबसे अजीब बात, बाद में उनके समर्थकों ने यही कहा। उन्होंने अपनी भावनाओं की रक्षा की। यानी अनरीजन को तर्क का नाम देकर बेच दिया गया, जैसे ये कोई नैतिक सौदा हो। भारत में आपने वो घटना सुनी होगी जहां एक लड़की सिर्फ इसलिए
ट्रोलिंग का शिकार बनी क्योंकि उसने किसी धार्मिक मुद्दे पर मजाक कर दिया था। लोग इतने गुस्से में थे कि उसकी फोटो तक वायरल कर दी, उसके घर का पता ढूंढना शुरू कर दिया। यहां भी वही चीज, लोगों ने सोचा ही नहीं कि एक चुटकुला समाज को कितना नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं, बस मान लिया कि अगर मुझे बुरा लगा तो वो गलत ही होगा। यही है अनरीजन की खूबी। ये इंसान को ऐसा यकीन दिलाता है कि उसकी भावना ही न्याय है। अनरीजन की एक और चाल ये भी है कि ये खुद को बहुसंख्यक की आवाज या ईश्वर की इच्छा बताकर चलता है। जैसे जब पाकिस्तान में एक मजदूर को सिर्फ एक बहस के विवाद में ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर खत्म कर दिया गया। बाद में पता चला कि मामला निजी दुश्मनी का था, पर भीड़ ने उस दुश्मनी को भी किसी दैवी आदेश जैसा मान लिया। यानी तर्क ने अगर थोड़ा भी सिर उठाया होता तो शायद वो आदमी आज जिंदा होता। लेकिन अनरीजन हमेशा भीड़ को ये कहता है, सोचना मत, बस मान लो। जो तुम मान रहे हो वही सच्चाई है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि अनरीजन सिर्फ भीड़ को नहीं पकड़ता, ये पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसी जगह ले जाता है जहां वे खुद को न्यूट्रल कहकर वही बातें दोहराने लगते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट्स चाहते हैं। किसी अटैक के बाद जब टीवी पर कोई पैनलिस्ट बोलता है कि हिंसा के पीछे धर्म नहीं, कुछ गलत लोग हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स मुस्कुराते हैं। उन्हें मालूम है कि उनका असली चेहरा फिर बच निकला। यानी अनरीजन सिर्फ तलवार पकड़ने वालों की नहीं, बल्कि उन सोच वालों की भी जीत बन जाता है जो सच्चाई से कतराते हैं। और अब सवाल यह है कि जब अनरीजन इतनी मजबूती से समाज के दिमाग पर कब्जा कर लेता है तो तर्क बचता कैसे है? रीजन खुद को बचाने के लिए कौन सा रास्ता चुनता है? टकराव, समझदारी या हार मान लेना? इसका जवाब अगले चैप्टर में धीरे धीरे खुलने लगेगा। चैप्टर 4, सिविलाइजेशन ऑन स्लो सुइसाइड। कभी कभी सभ्यताएं ऐसे मरती है कि उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। कोई बड़ा युद्ध नहीं, कोई अचानक गिरा हुआ साम्राज्य नहीं, बस धीरे धीरे चुपचाप भीतर से सड़ता हुआ समाज। जैसे कोई इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर खा रहा हो और खुद को समझा रहा हो कि मैं ठीक हूं। यही है वो स्लो सुइसाइड जिसे ली हैरिस बार बार चेतावनी की तरह सामने लाता है। ये सुइसाइडल जर्नी तब शुरू होती है जब समाज सच बोलने से डरने लगता है, जैसे यूरोप के कई शहरों में तब देखा गया जब 2015 के बाद लगातार कम्युनल अटैक्स हुए। पर हर बार सरकारें और मीडिया इस बात से बचते रहे कि अटैकर्स किस आइडियोलॉजी से प्रेरित थे। वो लोग जिनका काम था खतरे का नाम लेना, वही धीरे धीरे विस्पर मोड में चले गए। नतीजा, डर का इलाज करने के बजाय डर से समझौता कर लिया गया, और यही समझौता सभ्यता की पहली सांस रोक देता है। भारत में भी ऐसा एक पैटर्न दिखा जब उदयपुर में एक टेलर की सरेआम हत्या हुई सिर्फ इसलिए कि उसने किसी पोस्ट को सपोर्ट कर दिया था, तो लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग जो खुले में बोले कि ये रिलीजियस फैनेटिसिज्म है, और दूसरी तरफ वो जो समझौता करती हुई लैंग्वेज में बोले ये कुछ गलत लोग थे। ये वही पल था जहां सिविलाइजेशन ने अपनी ही जीभ काट ली, क्योंकि जिस समाज में सच कहने वालों को एक्सट्रीमिस्ट कहा जाने लगे, वो समाज पहले ही मौत की सड़क पर है। बस उसकी हार्ट बीट थोड़ी देर और चल रही है। और सबसे बड़ा खतरा तब आता है जब कॉम्प्रोमाइज को ही विजडम घोषित कर दिया जाता है। जैसे ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स पर वर्षों तक एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ इसलिए कि कहीं किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात न चली जाए। अधिकारी जानते थे, पीड़ित जानते थे, रिपोर्ट्स तक मौजूद थी, लेकिन सिस्टम ने खुद को यह कहकर चुप रखा कि पीस बनाए रखने के लिए कभी कभी आंखें बंद करनी पड़ती है। लेकिन यह शांति नहीं होती, ये एनेस्थीसिया होता है जो सिविलाइजेशन को बेहोश कर देता है ताकि वो अपने ही घाव न देख सके। धीरे धीरे वही कॉम्प्रोमाइज नॉर्मल बन जाता है। लोग कहते हैं, अरे ये तो चलता है। जैसे मुंबई में एक बड़े फेस्टिवल के दौरान बार बार मिली धमकियों को रूटीन मान लेना। कोई नहीं पूछता कि धमकी देने वाले कौन है, क्यों देते हैं और कब तक देंगे। बस इतना कहा जाता है, भीड़ ज्यादा है, बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। यही है स्लो सुइसाइड का असली संकेत, जब समाज खतरे को थ्रेट नहीं बल्कि लाइफस्टाइल की तरह देखने लगे।
और इसी बीच एक्सट्रीमिस्ट्स अपनी चालें चलाते रहते हैं, धीरे, स्थिर और धैर्य के साथ। जैसे अफगानिस्तान में जब तालिबान ने धक्का देते हुए नहीं, बल्कि इंतजार करते हुए टेक ओवर किया। सालों तक वो जानते थे कि दुनिया कॉम्प्रोमाइज करती रहेगी, प्रोटेस्ट कम होता जाएगा और अंत में लोग कहते कहते थक जाएंगे कि वैसे भी कुछ बदलने वाला नहीं है। ऑन द सरफेस ऐसा लगा कि साम्राज्य गिरा, असल में वो डेकेड से गिर रहा था। बस लोग आंखों पर पट्टी बांधकर जी रहे थे। सिविलाइजेशन का स्लो सुइसाइड हमेशा भीतर से शुरू होता है, कायरता के छोटे छोटे डिसीजन से, अनकंफर्टेबल ट्रूथ से भागने से और इस भरोसे से कि शायद इस बार भी टल जाएगा। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि जो खतरा हम आज अवॉइड करते हैं वो कल हमारे बच्चों के दरवाजे पर खड़ा होता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह सब तब भी टाला जा सकता है अगर समाज खतरे को समझने की हिम्मत करे। पर असली सवाल अब यह है, जब एक सभ्यता खुद से झूठ बोलने लगे तो उसे बचाए कौन? और क्या रीजन अभी भी इतना जीवित है कि वो इस सुइसाइड को रोक सके, या अब बहुत देर हो चुकी है? यही सवाल हमें अगले चैप्टर की दहलीज तक ले जाता है। चैप्टर 5, फेसिंग द सेक्रेड मॉन्स्टर। हर सभ्यता, हर दौर, हर समाज को एक ना एक दिन उस दानव का सामना करना ही पड़ता है। उस दानव का जिसे वो खुद बनाता है, धीरे धीरे, आदतों से, डर से और किसी को बुरा न लगे वाली सोच से। हैरिस इस दानव को एक नाम देता है, द सेक्रेड मॉन्स्टर। एक ऐसा राक्षस जिसे मारना तो दूर, छूने से भी लोग डरते हैं, क्योंकि उसके चारों ओर धर्म, आस्था, ट्रेडिशन और सेंटिमेंट की मोटी दीवारें खड़ी होती हैं। ये सेक्रेड मॉन्स्टर किसी जंगल से नहीं निकलता, ये हमारे बीच ही पैदा होता है, कभी किसी आइडियोलॉजी के रूप में, कभी किसी ग्रुप के रूप में और कभी किसी ऐसे होली एंगर की तरह जो खुद को भगवान का ऑर्डर बताता है। जैसे हर बार जब किसी देश में कोई फैनेटिक ग्रुप खड़ा होता है, वो खुद को डिवाइन प्रोटेक्शन का टिकट दे देता है। हम जो कर रहे हैं वो ईश्वर की इच्छा है। ऐसा ही आईएसएस ने किया था, जब वो हर हत्या को एक रिलीजियस ड्यूटी की तरह फिल्म करके दिखाता था। वो जानते थे कि ये सिर्फ हिंसा नहीं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और दुनिया इस सेक्रेड जस्टिफिकेशन से डरकर एक कदम पीछे हट जाएगी। भारत में भी कई बार ये सेक्रेड मॉन्स्टर खुली आंखों के सामने घूमता रहा है और लोग डर से पलटकर दूसरी डायरेक्शन देख लेते हैं। जैसे कश्मीर में 90 के दशक के दौरान होने वाली टारगेटेड किलिंग्स, जिनमें विक्टिम्स की लिस्ट रिलीजन देखकर चुनी जाती थी। फिर भी सरकारों ने इसे आतंक तो कहा, पर उसके पीछे की आइडियोलॉजिकल आग को रेयरली नाम दिया और लोग भी यही सोचकर चुप रहे कि यह सेंसिटिव इशू है। लेकिन मॉन्स्टर सेंसिटिविटी से नहीं रुकता, वो आपके डर से और बड़ा होता है। हैरिस बार बार कहता है कि मॉडर्न सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। वो सोचती है कि अगर हम मॉन्स्टर को इग्नोर कर दें, उससे लड़ाई ना करें, उसे डायरेक्टली चैलेंज ना करें, तो शायद वो खुद ही शांत हो जाएगा। पर हिस्ट्री बार बार दिखाती है कि सेक्रेड मॉन्स्टर्स कभी शांत नहीं होते। वो कॉम्प्रोमाइज को वीकनेस समझते हैं। जैसे हमास और इजराइल के बीच सीज फायर कितनी बार हुआ, लेकिन हर बार सीज फायर टूटते ही हमला और भी भयानक निकलता। मॉन्स्टर ने यह साफ कर दिया कि उसके लिए पीस सिर्फ एक रणनीति है, कोई वैल्यू नहीं। और इस मॉन्स्टर को डिफेंड करने वाले, वो हर सोसाइटी में सबसे पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर का मॉरल शील्ड बन जाते हैं। जैसे फ्रांस में जब एक टीचर का सर काट दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्लास में एक कार्टून दिखाया था, तो अटैक के तुरंत बाद कुछ लोग बोले ये पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश है, जबकि कोई कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर रहा था। ब्लेम तो उस मॉन्स्टर का था जो सीक्रेट सेंटिमेंट्स को हथियार बनाता है। ये डिफेंडर्स मॉन्स्टर को नहीं बचाते, ये मॉन्स्टर को बड़ा करते हैं, क्योंकि जब भी कोई डरकर कहता है हर चीज का धर्म से कोई संबंध नहीं, मॉन्स्टर पलक झपकते हुए मुस्कुराता है और थोड़ा और ताकतवर बन जाता है। हैरिस कहता है कि सेक्रेड मॉन्स्टर को हराना मुश्किल इसलिए नहीं कि वो शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए कि समाज खुद उसे देखने से डरता है। और इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है, एक ऐसी दुनिया में जहां लोग डर से सच को घुमा देते हैं, जहां सेंटिमेंट्स बुलेट प्रूफ आर्मोर बन जाते हैं,
वहां सिविलाइजेशन मॉन्स्टर का सामना कैसे करेगी? क्योंकि अंतिम लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती, वो क्लैरिटी से लड़ी जाती है। और क्लैरिटी तभी आती है जब समाज ये स्वीकार करने की हिम्मत दिखाए कि मॉन्स्टर सेक्रेड हो सकता है, लेकिन गलत फिर भी है। और यही एरिस अपनी बात खत्म नहीं करता। वो आखिरी बार एक चुभता हुआ सवाल छोड़ता है। अगर सभ्यता सेक्रेड मॉन्स्टर से लड़ने से डरती रही, तो क्या अगला मॉन्स्टर खुद सभ्यता ही नहीं बन जाएगा, जो अपनी ही कमजोरी से सबको निगल ले? यही सवाल इस पूरी किताब की रीढ़ है। इस किताब का सबसे बड़ा सच शायद यही है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपा होता है। अंदर का वो डर, वो शर्म, वो ये मत बोलो, लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी वाला दबाव, जो हमें सच बोलने से रोकता है। हैरिस ये नहीं कहता कि दुनिया कल खत्म हो जाएगी। वो बस इतना कहता है कि अगर हमने रीजन को कमजोर होने दिया, अगर हमने फैनेटिक लोगों को ये तो भगवान की इच्छा पूरी कर रहा था कहकर नजरअंदाज किया, अगर हम हर बार यही कहते रहे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, जबकि हर कोई जानता है कि अटैकर खुद को धर्म का सिपाही समझकर आया था, तो फिर धीरे धीरे समाज अपनी ही जड़ों में कुल्हाड़ी मार देता है। किताब एक चुभते हुए सवाल पर खत्म होती है। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप सेक्रेड मॉन्स्टर को उसके असली नाम से बुला सके? अगर हाँ, तो आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो सिविलाइजेशन की आखिरी दीवार बन सकते हैं। और अगर नहीं, तो शायद हम सब एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां रीजन की मौत हमारी आंखों के सामने होगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम ऐसी ही डार्क, थॉट प्रोवोकिंग और इंसिडेंट से भरी और भी गहरी ऑडियो बुक स्टाइल समरीज लाएं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक ही हमारी असली ताकत है। कमेंट करके बताएं, क्या सेक्रेड मॉन्स्टर को रोकना सच में मुमकिन है? मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको वो सब सुनने को मिलेगा जो बाकी चैनल बोलने से डरते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।